आवर चैनल टू प्रैक्टिस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अकाउंटेंसी में कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जिसकी एक जब भी कोई कंपनी है वो जब पब्लिक में शेयर्स को सब्सक्राइब करवाती है या पब्लिक में शेयर्स को इशू करती है तो उसको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। उस प्रोसेस में टोटल हमारे 4 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आता है टू इशू प्रोस्पेक्टस, सेकंड आता है टू रिसीव एप्लीकेशन मनी, थर्ड आता है टू मेक अलॉटमेंट और फोर्थ आता है कॉल। तो जिसमें से हमने कल 2 पॉइंट ही डिस्कस किए थे। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था टू इशू प्रोस्पेक्टस और सेकंड हमने किया था टू रिसीव एप्लीकेशन मनी। आज हम टू रिसीव एप्लीकेशन मनी आज हम थर्ड पॉइंट कर रहे हैं टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो इस पॉइंट को करेंगे आज हम डिटेल में, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसा कि हमने कल बात की थी कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो शेयर्स इशू करती है जब वो तो एक डेट रखती है। फॉर एग्जांपल हम डेट रख लेते हैं कि किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए और जब उसने शेयर्स इशू करने का सोचा, मतलब जब उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो उसने कहा कि 1 जन से हम इशू करते हैं शेयर्स और जिस भी पब्लिक को परचेज करना है, जिनको भी परचेज करना है वो 1 जन से लेके 30 जन के बीच में हमारे शेयर्स को परचेज कर सकता है। मतलब शेयर्स कैसे परचेज करेगा वो, एप्लीकेशन मनी भेज के। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो फिर मुझे अपनी जो भी उसकी एप्लीकेशन मनी रहेगी, 3 रुपये, 2 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जो भी उसकी एप्लीकेशन मनी रहेगी, तो उस एप्लीकेशन मनी को मेरे को भेजना होगा आगे उस कंपनी के पास। और जो कंपनी है फिर वो एप्लीकेशन मनी जब उसको मिलेगी तो मीन्स मैंने वो शेयर्स परचेज कर लिया है या फिर मैंने उस शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन मनी भेजी उसके पास। तो इसमें लिखा है कि जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल जाती है, तो हमने कल बात की थी कि जब भी कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो कंपनी अपने पास नहीं रखती सारा पैसा। जो कंपनी है वो सारा पैसा अपने पास ना रख के कंपनी सारा पैसा एक शेड्यूल्ड बैंक में रखती है और उस शेड्यूल्ड बैंक का नाम भी प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि कंपनी जो एप्लीकेशन मनी है वो सारा पैसा इस बैंक में रखने वाली है। तो बात करते हैं कि जब कंपनी को सारा पैसा मिल जाता है या जब हमारी 30 जन की डेट कंप्लीट हो गई, मतलब 30 जन जब लास्ट डेट, इसी डेट तक जो पब्लिक है वो शेयर्स को परचेज कर सकती थी, तो जब भी डेट ख़त्म हो जाती है या इस डेट की लास्ट डेट जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, तो देखो जब लास्ट डेट आ गई मीन्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट, जैसे ही हमारी लास्ट डेट आ गई एप्लीकेशन मनी की कि 30 जन तक ही हम एप्लीकेशन मनी रिसीव कर सकते थे, तो लास्ट डेट आने के बाद जो बैंक है, जितना पैसा था एप्लीकेशन मनी का वो किसके पास था, बैंक के पास। तो बैंक ने वो सारा पैसा कहाँ भेज दिया, वापस कंपनी के पास, क्योंकि पैसा किसका था, वो कंपनी का। तो बैंक ने वो सारा एप्लीकेशन मनी जो उसको शेयर्स पे रिसीव हुआ था 30 जन तक, वो सारा ही पैसा बैंक ने कंपनी के पास भेज दिया। हालांकि कंपनी को अब सारा पैसा मिल चुका है एप्लीकेशन मनी का, फिर भी कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। अलॉट मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने के लिए जा रही हैं तो हमने वहाँ की जो फॉर्म फिलिंग डेट थी, जो उनकी एप्लीकेशन मनी थी वो दे दी, उसके बाद हमें वो सीट अलॉट करते हैं। सेम यहाँ पर है, जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल गई है तब कंपनी क्या अलॉट करेगी, कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी। तो कंपनी शेयर्स को अलॉट करना चाहिए कंपनी को, बट द कंपनी कांट प्रोसीड टू अलॉट शेयर। कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड। मीन्स जब तक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए या मिनिमम अमाउंट जो उसने प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, जितना उन्होंने पहले निर्धारित किया है, जो उन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ है, जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। और ये बात सही भी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि कोई एक नया प्रोडक्ट हमने बनाया है और उसके हमने कोई 100 पीस बना दिए, 100 पीस बना के हमने वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में डाला और चेक किया कि इसकी कितनी रेपुटेशन है या कितना बिकने वाला प्रोडक्ट है ये। और अगर हम कुछ तो डिसाइड करके चलेंगे ना कि अगर 100 में से 60 पीस बिक गए या 60 पीस बिक जाते हैं
तो मीन्स हमारा प्रोडक्ट चलने वाला है या इसको हम आगे मार्केट में सेल करेंगे। और अगर हमारे 60 से कम बिकते हैं, 60 से हमारी सेल कम होती है, तो इसको हम आगे सेल या आगे हम प्रोडक्ट मार्केट में उसको नहीं बेचेंगे। तो हमने एक मिनिमम अमाउंट तो रखी, यहाँ पे मिनिमम पीस तो हमने रखा कि कम से कम इतना पीस होगा तभी हम इसको मार्केट में सेल करेंगे। सेम कंपनी करती है, जब कंपनी यही करती है, कंपनी चाहती है, ऐसा करती है कंपनी कि जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए तब तक कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। सेम प्रोडक्ट वाला एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट आप सोच के चलेंगे मार्केट के अंदर कि अगर इतने पीस बिकेंगे तो आप उसको आगे मार्केट में बेचेंगे, अदरवाइज आप उसको मार्केट में नहीं लेके आएंगे। वैसे ही कंपनी सोचती है कि अगर उसने जो शेयर्स इशू किए हैं उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो उसने डिसाइड किया है, जो उसने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, अगर वो अमाउंट मिल जाता है तो आगे वो शेयर्स को अलॉट करेगी पब्लिक के अंदर, अदरवाइज वो पब्लिक को शेयर्स अलॉट नहीं करेगी। तो बात करते हैं जो हमारा पॉइंट है ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है और हमें किसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और कौन डिसाइड करता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, यह सब कुछ हम इसमें बात करने वाले हैं। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऐसा एक्ट बोलता है कि कंपनी है वो कैन नॉट अलॉट शेयर और सिक्योरिटीज़, कंपनी कोई भी सिक्योरिटी कोई भी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती टू द पब्लिक अनलेस द मिनिमम अमाउंट हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड। मीन्स जब तक उसको मिनिमम अमाउंट ना मिल जाए या जो हमने एक लिमिट डिसाइड की है, जैसे हमने 60 पीस की डिसाइड की है, तो जो लिमिट हमने डिसाइड की है, जो मिनिमम अमाउंट डिसाइड की है प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी ने, जब तक मिनिमम अमाउंट नहीं मिल जाती तब तक आगे वो उसको अलॉट नहीं करेगी। और ये अमाउंट मतलब डायरेक्टर्स भी सोचते हैं कि ये अमाउंट हमें मिलेगी तो हम आगे शेयर्स को अलॉट करेंगे। तो कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी तभी अलॉट करेगी शेयर्स को जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन या मिनिमम अमाउंट मिल जाती है। अब वो एप्लीकेशन मनी जो उसको मिलने वाली है वो चाहे उसको चेक से मिले या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से, बट जो मिनिमम अमाउंट वो डिसाइड करते हैं, जो अमाउंट उनके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है वो अमाउंट उनको मिलेगी तो ही वो उसको आगे शेयर्स को अलॉट करेंगे, चाहे वो चेक से मिले, चाहे वो कैश में मिले या किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट से हमें वो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो। अब बात करते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की नीड क्यों है, क्या काम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए टू फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। जैसे कि अब कंपनी है उसने कहीं और से मनी बोरो कर रखी है, उसकी पेमेंट के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकती है। वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है उसके लिए यूज़ कर सकती है। अदर एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज़ कर सकती है। अंडर राइटिंग जो कमीशंस है मीन्स जिसको हम अभिगोपन कमीशन भी बोलते हैं, उसके लिए भी कंपनी, इन सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो कंपनी है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को यूज़ करती है। क्योंकि कंपनी को भी चाहिए कि एटलीस्ट उसके पास इतना पैसा तो हो एप्लीकेशन मनी से कि वो इन सब की जो मतलब हमारी जो फर्स्टली रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके ताकि हम आगे का अपना जो है प्रोसेस कर सके। अब कंपनीज एक्ट में ऐसा तो बताया हुआ है कि इतनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिलना चाहिए तभी आप हम शेयर्स को अलॉट करेंगे, पर ऐसा नहीं बोला हुआ कि मिनिमम अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए या मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसी भी कंपनी को कितना मिलना चाहिए जब वो शेयर्स को अलॉट करेगा। तो कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो उसके बाद काम करता है सेबी। सेबी ने गाइडलाइन दी है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना डिसाइड किया उन्होंने, 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, मतलब जो भी उन्होंने इशू अमाउंट रखा है, जो उनको अमाउंट चाहिए उस अमाउंट का 90% अगर उसको मिल जाता है तो फिर जो है हमारा, तो फिर जो कंपनी है वो शेयर्स को अलॉट करेगी। इशूड अमाउंट फॉर एग्जांपल जो एप्लीकेशन मनी है उसकी कुछ 1 लाख अमाउंट समथिंग हमारी बनती है। अगर 1 लाख में से 90,000 एप्लीकेशन मनी मिल जाती है तो फिर जो है वो सेबी उनको अलॉट करेगी, सेबी उनको परमिट करेगी। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उनको परमिशन मिलेगा कि कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है। मतलब एटलीस्ट 90% अमाउंट हो हमारे पास इशूड अमाउंट का तभी कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी, ऐसा सेबी ने कहा है। उसके बाद अगर मान के चलो कि ऐसा होता है कि कंपनी को, फिर अब बात करते हैं कि कितने दिन चाहिए कंपनी को शेयर्स ये पैसा आने के लिए। तो
तो कंपनी हैज़ टू गेट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मीन्स जिस भी दिन कंपनी ने इस प्रोस्पेक्टस इशू किया है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने इशू किया था 1 जैन को, जैसे हमारा एग्जांपल भी था, कंपनी ने इशू किया 1 जैन को, तो 1 जैन से जब भी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है विद इन 30 डेज, मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर, मतलब कि 30 जैन तक 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन या जो अमाउंट 90% की वो मिल जानी चाहिए। 90% की जो अमाउंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है इशूड अमाउंट का, वो कंपनी को 30 दिनों के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, तभी कंपनी है वो एलिजिबल होगी शेयर्स को इशू करने के। अगर 30 दिनों के अंदर नहीं मिल पाता है तो इफ़ नोट, मतलब कि अगर 30 दिनों के अंदर मिल गया तो कंपनी एलिजिबल है। अगर 30 दिनों के अंदर नहीं मिला तो एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न विद इन नेक्स्ट 15 डेज, मतलब 30 जैन हमारी डेट आ गई तो 30 जैन तक हमें 90% अमाउंट नहीं मिला, तो हमें 15 फेब तक जो पैसा हमने एप्लीकेशन मनी का लिया हुआ है हमारे शेयर होल्डर से, इन्वेस्टर से, तो वो 15 फेब तक वो पैसा लौटाना होगा, रिटर्न करना होगा जिन्होंने भी पैसा दे रखा है, क्योंकि हमें चाहिए 90% अमाउंट, 90,000 हमें चाहिए है और हमें मिले कितने हैं 80, तो फिर उस पर काम नहीं करेगा। तो अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट विद इन 30 डेज नहीं मिलती है तो आपको एप्लीकेशन मनी नेक्स्ट 15 डेज के अंदर रिटर्न करनी होगी। और अगर मान के चलो 15 फेब तक भी हम पैसा वो रिटर्न ना कर पाए, ठीक है, तो इफ़ डिले, मतलब अगर पैसा रिटर्न करने में देरी हो जाती है, 15 दिनों से हम लेट हो गए, तो कंपनी शैल बी लायबल टू पे विद इन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर द डिलेड पीरियड। जो पीरियड उन्होंने डिले किया है, जितना टाइम उन्होंने डिले किया है, उसको कंपनी को वो पैसा 15% इंटरेस्ट के साथ उस इन्वेस्टर को देना होगा जिन्होंने भी एप्लीकेशन मनी दी हुई है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, कि अगर उसको पहली बात तो 30 डेज़ के अंदर मिलने चाहिए, नहीं मिलता है तो 15 दिनों के अंदर वापस नेक्स्ट 15 डेज़ में, और अगर नेक्स्ट 15 डेज़ में हम रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें 15% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस करना होगा एप्लीकेशन मनी का। ये तो हुआ हमारा कंसेप्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। अब जिनको शेयर्स मिल जाते हैं, मतलब कंपनी एलिजिबल भी हो गए, शेयर्स भी मिल गए हैं, तो हर एक अलॉटी मीन्स हर एक इन्वेस्टर जिसको हमने शेयर्स दिया है, हर एक अलॉटी जिसको शेयर अलॉट हुआ है विल बी इशूड शेयर सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल नंबर ऑफ शेयर। जैसे कि अगर हमने शेयर्स 50,000 इशू किए थे तो किसी ने हमारे 2,000 शेयर्स लिए हैं, तो उसको उस एलिजिबल नंबर ऑफ शेयर्स का जिसने उसने शेयर्स परचेज किए हैं, जितने हमने उसको इशू किए हैं, उन इशूड शेयर्स के लिए उसको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और वही उसके पास होगा प्रूफ शेयर्स का, एलिजिबल नंबर ऑफ शेयर्स का। इसके बाद इसमें एक मेन टॉपिक आता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन, इसी के अंदर है वो टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर में। इसके बाद आता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं जो कंपनी है, कंपनी ने 50,000 शेयर्स निकाले थे कि भाई पब्लिक आओ और हमारे शेयर्स परचेज कर लो, बट वो कंपनी अच्छी रेपुटेड थी, ठीक है, तो अब किसी को, मुझे तो नहीं पता कि सामने वाले ने भी एप्लीकेशन मनी भेजी होगी, तो मीन्स ऐसे करके बहुत सारी पब्लिक ने 70,000 शेयर्स के लिए अब एप्लीकेशन मनी भेज दी। कंपनी के पास शेयर थे सिर्फ 50,000, शेयर्स अप्लाइड हो गए 70,000, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर मीन्स 50,000 तो सब्सक्राइब्ड होने ही चाहिए थे, क्योंकि वो तो कंपनी खुद से बोल रही है कि आओ शेयर परचेज करो, बट कंपनी को ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा शेयर्स के लिए ऊपर एप्लीकेशन मनी आ गई, या ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास शेयर्स अप्लाइड हो गए, तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी के पास, कंपनी इशू करती है कम और एप्लीकेशन मनी या पब्लिक ज़्यादा शेयर्स अप्लाइड करती है, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओवर मीन्स ज़्यादा हो गया, सब्सक्रिप्शन कितने होने थे 50, हो कितने गए 70, तो मीन्स कि हमारे सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, ओवर हो गया, ज़्यादा हो गया। तो उस केस में अब जिसने कंपनी के पास 50,000 ही शेयर है, ठीक है,
और इशू कितने हो गए भाई, अप्लाइड कितने हो गए 70। तो अब कंपनी क्या करेगी, अपने हिसाब से शेयर्स को अलॉट करेगी, शेयर्स को अलॉट करेगी। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एक देखते हैं एग्जांपल सा कि कैसे क्या कंपनी करती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। फॉर एग्जांपल अब कंपनी है, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए कहा था कि भाई हम इतने शेयर्स इशू करने वाले हैं, ठीक है। बट कंपनी के पास 4 लाख एप्लीकेंट्स की आ गई एप्लीकेशन मनी कि 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाइड हो गए, 4 लाख के ऊपर एप्लीकेशन मनी आ गई। बट कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही हैं, ठीक है। और इस 4 लाख जो शेयर्स हैं इनमें से कोई एक शेयर होल्डर था जिसने सिर्फ 500 शेयर ही अप्लाई किया था कि 500 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी कही थी। तो अब सबको तो शेयर मिलने वाले हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 500 को 500 शेयर्स मिल जाएंगे। हमें पता है कि चौथा हिस्सा मिल रहा है, मतलब कि 4 गुना ज़्यादा हमारे पास 4 टाइम्स ज़्यादा एप्लीकेशन मनी आई हुई है, 4 टाइम्स ज़्यादा शेयर्स अप्लाइड हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 500 शेयर होल्डर को जिसका जो शेयर होल्डर जिसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसको भी हम 4 से डिवाइड करके मतलब कि 125 शेयर्स हम उसको देंगे। तो हम एक ऐसा प्रोराटा अलॉटमेंट से देते हैं किसी भी शेयर होल्डर को अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है। तो जैसे हमें पता है कि 4 गुना हमारे 4 टाइम्स ज़्यादा अप्लाइड हुआ है, तो जिसने 500 के लिए अप्लाइड किया होगा तो मीन्स हमने उसको 125 शेयर्स अलॉट किए होंगे, मतलब कि उसका 4 गुना या 4 से डिवाइड करके कह सकते हैं हम, 4 से डिवाइड करके हमने उसको शेयर दे दिए। ऐसे किसी ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो हमने उसको कितने शेयर्स दिए फिर 500। तो ऐसा हमने अपने ही अकॉर्डिंग उनको शेयर्स दे दिए। बाकी प्रोराटा अलॉटमेंट काफ़ी डिटेल में समझेंगे हम जब जैसे हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो उसमें आप डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं कि जिसकी 1 लाख हुआ है और 4 लाख के लिए हमने एप्लीकेशन मनी आ गई हमारे पास, 1 लाख हमारे पास शेयर्स देने के लिए 4 लाख के लिए एप्लीकेशन मनी आ गई। तो अब जिसके भी पास अगर किसी को शेयर्स मिल जाते हैं, कई बार क्या होता है कि शेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो किसी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो अगर किसी भी शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं मिला है या कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो उसको हम देंगे फिर लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट क्या होता है कि भाई हमें पछतावा है, हम आपको जो शेयर है वो नहीं दे पाए। जिन भी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट नहीं हो पाते हैं और जिनकी एप्लीकेशन मनी आ गई है तो उसको हम देते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट, और इसके साथ हम देते हैं उसको उसकी एप्लीकेशन मनी जो उसने भेजी हुई है, ठीक है। और जिन शेयर होल्डर को शेयर मिल जाते हैं उनको हम देते हैं लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट में हम उसको क्या बताते हैं कि भाई आपने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और आपको इतने शेयर्स मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल 500 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, उसको 120 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उसको हम लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेंगे कि आपको 125 शेयर्स जो है वो अलॉट हुए हैं। तो यही था हमारा केस ओवर सब्सक्रिप्शन का। लेटर ऑफ रिग्रेट, पहली बात ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है और हम उसको फिर कैसे शेयर्स अलॉट करते हैं। जिनको शेयर्स मिल गए उनको मिलेगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट विद देयर प्रिस्क्राइब्ड और अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। और जिनको शेयर्स नहीं मिल पाते हैं उनकी एप्लीकेशन मनी के साथ, मतलब जो एप्लीकेशन मनी उसका चेक के साथ उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस थर्ड पॉइंट टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जस्ट रिव्यू करते हैं विद इन 1 मिनट, उसके बाद हम करेंगे इसी का ही 4th पॉइंट और लास्ट पॉइंट, टू मेक कॉल। तो टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में हमने क्या देखा कि जब जैसी एप्लीकेशन मनी एक्सपायर हुई, एप्लीकेशन मनी की लास्ट डेट एक्सपायर हुई, तो बैंक ने सारा पैसा भेज दिया कंपनी के पास और कंपनी तब तक प्रोसीड नहीं करेगी पैसा जब तक कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल ना जाए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आपकी प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन होगी और साथ साथ सेबी ने बताया हुआ है कि एटलीस्ट 90% जो अमाउंट है वो कंपनी को देनी होगी, पब्लिक को देनी होगी कंपनी को उस एप्लीकेशन मनी का, तभी वो कंपनी शेयर्स को अलॉट कर सकती है। जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो विद इन 30 डेज उसको पैसा मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो एप्लीकेशन मनी नेक्स्ट 15 डेज में पब्लिक को रिटर्न करनी होगी कंपनी को,
और अगर 15 दिनों के अंदर भी नहीं रिटर्न कर पाती है तो कंपनी को 15% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा एप्लीकेशन मनी का देना होगा। और जिसको भी पैसा मिलेगा, जिसको भी शेयर्स मिलेंगे, उनको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा विद द एलिजिबल नंबर ऑफ शेयर। और उसके बाद हमने किया ओवर सब्सक्रिप्शन, मीन्स जब सब्सक्राइब्ड शेयर जाते हैं ओवर हो जाते हैं, अप्लाइड ज़्यादा, अलॉटेड शेयर्स कम है, या इशूड शेयर्स जो कम है बट अप्लाइड शेयर्स ज़्यादा हैं, तो अगर जिनको शेयर मिल गया उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जिनको नहीं मिला उनको लेटर ऑफ रिग्रेट। हालांकि मैं इस बिल्कुल सेम जो है ये नोट्स फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। इसकी पिक मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये फोर्थ पॉइंट आता है टू मेक कॉल। टू मेक कॉल जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि पहले एप्लीकेशन मनी आएगी, फिर अलॉटमेंट मनी आएगी, फिर आएगा हमारा कॉल में पैसा, चाहे वो फर्स्ट कॉल के फॉर्म में आए, चाहे वो फाइनल कॉल के फॉर्म में आए। तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट के अंदर। अब देखो, मान के चलो वो शेयर्स 10 रुपये का है, तो हमने 3 रुपये मंगवा लिया एप्लीकेशन मनी में, 3 रुपये मंगवा लिए हमने अलॉटमेंट मनी में, 2 रुपये हमने मंगवा लिए फर्स्ट कॉल में, और 2 रुपये हमने मंगवा लिए फाइनल कॉल में। तो अब वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो सारा का सारा पैसा मीन्स 10 के 10 रुपये या तो वो एप्लीकेशन पर ही मंगवा ले, ठीक है। क्योंकि अब कॉल कब करेंगे हम, कॉल तब होगी जब सारा पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा। जो पैसा कंपनी के पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के फॉर्म में आता है उसको हम कॉल नहीं बोलते। जो पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद मंगवाया जाता है उसको हम कॉल मनी या उसको हम कॉल बोलते हैं। तब वो कंपनी पे डिपेंड है कि वो या तो वो डिमांड कर सकती है सारा का सारा पैसा एक शेयर का एप्लीकेशन मनी के साथ, मीन्स सारा पैसा वो डिमांड कर सकती है एक ही इंस्टॉलमेंट में, और वो इंस्टॉलमेंट किसकी होगी, एप्लीकेशन की, ठीक है। अगर वो एप्लीकेशन पे सारा पैसा नहीं आता है या सारा पैसा नहीं आता है हमारा एक इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में, तो फिर कंपनी क्या करती है, फिर कंपनी करती है उसके बाद अनपेड अमाउंट के लिए डायरेक्टर्स जो करते हैं वो कॉल मंगवाते हैं। कॉल मतलब कि वो 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा मंगवाते हैं। जैसे कि 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपये हमारे पास आ गए हैं, अब 4 रुपये हमारे रहते हैं आने। तो 4 रुपये वो डिपेंड करता है कि या तो वो मंगवाए 4 रुपये एक कॉल में, या वो 4 रुपये को 2 इंस्टॉलमेंट में बना के, मीन्स 2 फर्स्ट कॉल बना दी, 2 फाइनल कॉल की मंगवा दी, 2 इंस्टॉलमेंट में वो अनपेड अमाउंट कंपनी जो है वो मंगवा सकती है। जब उस शेयर की होल अमाउंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ना आए तब उस अनपेड अमाउंट के लिए, जैसे कि 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपये तो आ गए एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, सारा पैसा नहीं आया, 4 रुपये नहीं आए, तो उस 4 रुपये के लिए डायरेक्टर्स 2 इंस्टॉलमेंट या 1 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, और उन इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इन दो ये 2 नाम दिए जाते हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है। अब जो कॉल है वो हमारी मंगवाई जाती है विद द अकॉर्डेंस ऑफ प्रोविज़न ऑफ AOA, मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविज़न के अंडर। इस कॉल का जो प्रोविज़न है वो मेंशन है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि किस तरीके से कॉल कंपनी को मंगवानी है। एक 2 इंस्टॉलमेंट मंगवानी है, उनका नाम है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अगर मान के चलो इफ़ AOA नोट, मतलब मान के चलो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं आता है या नहीं एप्लीकेबल होता है, मीन्स कि इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो फिर अगर हमने अभी बात की है कि जो कॉल है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविज़न से मंगवाई जाएगी, और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं आता है या इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो क्या हमारा अप्लाई होगा, तो हमारा अप्लाई होगा प्रोविज़न ऑफ टेबल F ऑफ शेड्यूल I ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके तो फिर हमारा जो टेबल F है, टेबल F शेड्यूल्ड I जो कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग कॉल मंगवाई जाएगी, या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या टेबल F ऑफ शेड्यूल I ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दोनों में से एक के अंडर मंगवाई जाएगी। ये टेबल F सिर्फ तब अप्लाई होगी जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका अब्सेंस में हो, तब अदरवाइज आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही प्रेफरेंस में रहेगा। तो बात करते हैं कि इस टेबल F में कौन कौन से हमारे प्रोविजंस होते हैं। तो इसमें कुछ 5 ही प्रोविजंस होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोविज़न होता है
अमाउंट टू बी कॉल्ड अप, चाहे जो अमाउंट हम मंगवा रहे हैं, जो अमाउंट हम कॉल अप कर रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन पे है, चाहे वो अलॉटमेंट पे है या किसी भी कॉल पे, शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल क्वांटम ऑफ इशू। जो हम इशू कर रहे हैं उस इशू की टोटल क्वांटम का, टोटल अमाउंट का 25% से ज़्यादा हम नहीं मंगवाएंगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने एक बार में ही सारा पैसा एप्लीकेशन में मंगवा लिया, सारा पैसा अलॉटमेंट में मंगवा लिया, ऐसा हम मान के चलते हैं कि मतलब ज़्यादा बर्डन ना हो। तो 25% से ज़्यादा आपकी अमाउंट ना रहे एप्लीकेशन की, ना रहे अलॉटमेंट की, ना रहे फर्स्ट कॉल की और ना ही फाइनल कॉल की। ये तब एप्लीकेबल होगा जब हमारा टेबल एफ आएगा। मीन्स के 10 रुपये का शेयर है तो आपके 2.5 मीन्स 2.5 रुपये रहेंगे, एप्लीकेशन के 2.5 रुपये रहेंगे, अलॉटमेंट के 2.5 रुपये आपके रहेंगे, फर्स्ट कॉल के 2.5 रुपये आपके रहेंगे, फाइनल कॉल के। तो जो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, कॉल कुछ भी हो, 25% से ज़्यादा आप पैसा नहीं मंगवा सकते। सेकेंड क्या रहता है, द अमाउंट ऑन शेयर shall be fully called up within a period of 12 months from the date of allotment। मीन्स जब हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, जब हमने शेयर्स दे दिए हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 12 महीनों के अंदर अंदर सारा पैसा मंगवा लेना चाहिए। जैसे 10 रुपये का शेयर है तो कई बार कंपनी सोचती है कि अभी नीड नहीं है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मंगवाने की, तो कंपनी नहीं मंगवाती है पैसा। बट ऐसा प्रोविज़न है कि जब उसने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 12 महीनों के अंदर सारा पैसा मंगवाना है, चाहे कंपनी को एट द एंड नीड हो या ना हो, बट कंपनी को 12 महीनों के अंदर पूरा शेयर फुल्ली कॉल्ड अप करना है। हमने जैसा कि वैसे कल पढ़ा था कि एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट 25% होनी चाहिए, तो उसके अंदर ये था कि कम से कम 2.5 रुपये तो हमारे होने चाहिए, तो तब आर्टिकल एसोसिएशन आता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब आपका टेबल एफ आएगा, अदरवाइज आप सारा पैसा भी एप्लीकेशन मनी में मंगवा सकते हैं। थर्ड हमारा आता है 1 मंथ इंटरवल इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन कॉल्स। मतलब अगर हमने जैसे कि 4 रुपये हमने मंगवाने हैं तो 2 रुपये हमने मंगवाए फर्स्ट कॉल में, 2 रुपये हमने मंगवाए सेकंड कॉल में। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा मंगवा लें कि आपने जैसे हमने शेयर्स अलॉट किए थे 1 फ़ेब को, तो जब हमने 1 फ़ेब को शेयर अलॉट किए, 1 फ़ेब को अलॉट किए शेयर, पैसा भी आ गया हमारा अलॉटमेंट का, जैसे हमने अलॉटमेंट की, तो उसके बाद हमने क्या किया, जैसे हमने मंगवा लिया फॉर एग्जांपल 12 महीनों तक हमारे पास टाइम है पैसा मंगवाने का, तो हमने क्या किया 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल मंगवा ली, क्योंकि इन बिटवीन हमें नीड नहीं थी, तो 1 जुलाई को हमने पैसा मंगवा लिया। अब ऐसा ना हो कि 1 जुलाई को आपने फर्स्ट कॉल मंगवाई है और 5 जुलाई को आप सेकेंड कॉल मंगवा लो, ऐसा ना हो, इसलिए प्रोविज़न डाला गया है कि एटलीस्ट 1 महीना आपका इंटरवल रहे दोनों कॉल के बीच में। मीन्स 1 जुलाई को अगर आपने फर्स्ट कॉल मंगवाई है तो सेकंड कॉल आपकी रहेगी 1 अगस्त को, ना कि 5 जुलाई को। ये शेयर होल्डर के ऊपर ओवर बर्डन ना हो, एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो पैसों का, इसी वजह से ये प्रोविज़न आया है कि कम से कम 1 महीने का तो इंटरवल रहे दोनों कॉल के बीच में। अगर आपने एक कॉल 1 जुलाई को की है तो सेकंड कॉल आप 1 अगस्त को करेंगे, कम से कम 1 महीने का जो इंटरवल आपका रहेगा। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है एटलीस्ट 14 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल। जैसे ऐसा नहीं है कि हमने 1 जुलाई को उसके पास नोटिस भेजा कि आपको कॉल मनी पे करनी है और इतना पे करना है, और आपको हम फिर उसको 3 जुलाई से पैसा मांगना स्टार्ट कर दें। कम से कम 14 दिन तक उसके पास टाइम रहना चाहिए कि वो हमें पैसा दे पाए। मीन्स 14 दिन तक नोटिस उसके पास, 14 दिन तक उसके पास नोटिस है, 14 दिन तक उसको टाइम है पैसा देने का। तभी उन्होंने पहले ही 1 मंथ इंटरवल इसलिए बोला है कि 14 डेज तक वो इजीली अपना पैसा दे पाए। ऐसा नहीं है कि हमने, ऐसा कभी भी नहीं होता किसी के पास भी पैसा बिल्कुल मतलब प्रिपेयर नहीं रहता। अगर आपने उसको आज नोटिस दिया है तो वो जस्ट प्रिपेयर करे अपने आप को, 2-3 दिन में, 3-4 दिन में वो आपको पैसा दे सकता है, दे पाएगा। तो इसलिए जो कंपनी है वो 14 डे नोटिस भेजती है किसी भी शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए। 14 डेज तक वो पैसा दे सकता है, कम से कम 14 डेज तक वो पैसा दे सकता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कॉल मस्ट बी मेड ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस और ऑल द शेयर्स विद द सेम क्लास ऑफ शेयर्स। जो भी हमारे शेयर्स एक ही क्लास के होंगे उन सभी क्लासेस शेयर के लिए जो कॉल है वो यूनिफॉर्म बेस मतलब सेम ही बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और कर दिया, सभी के लिए एक यूनिफॉर्म बेस पे आपका कॉल है वो
मेड की जाएंगी। बिल्कुल एंड पॉइंट हमारा आ चुका है, वो है हमारा कॉल लेटर। कॉल लेटर, अब देखो हमने कहा है कि उसको 14 डेज नोटिस भेजते हैं, नोटिस जब उसको हमें कॉल लेटर भेजते हैं। अब बात करते हैं उस कॉल लेटर में लिखा क्या क्या होता है। उस कॉल लेटर में मेंशन होता है स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ कॉल, कितना पैसा मंगवा रहे हैं, मोड ऑफ रेमिटिंग मनी, किस तरीके से आपको पैसा भेजना है, एड्रेस टू विच कॉल मनी इज रिक्वायर्ड टू सेंड, कहाँ आपको पैसा भेजना है, एंड लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग मनी, मतलब लास्ट डेट आपका पैसा भेजने की कब है। कम से कम 14 डेज हम टाइम देते हैं किसी भी शेयर होल्डर को कॉल मनी देने का। तो अगर आपको नीड है इन बिटवीन, और अगर आपको नीड नहीं है फिर भी आपको विद इन 12 मंथ्स आपका पैसा मंगवाना है, और जब आप पैसा कॉल का मंगवाएंगे तो आप उस शेयर होल्डर को कॉल लेटर देंगे जिसमें सब कुछ मेंशन होगा, कितना पैसा देना है, कहाँ देना है, किस तरीके से देना है, और लास्ट डेट कब तक देना है। वो कॉल लेटर देने के बाद एटलीस्ट 14 डेज तक टाइम रहता है शेयर होल्डर के पास कॉल देने का, कॉल मनी देने का। तो कम से कम कंपनी को 1 महीना जो है टाइम मिलना चाहिए। 1 महीना टाइम रखेगी दोनों कॉल के बीच में। अगर एक कॉल 1 जुलाई को, सेकंड कॉल फिर 1 अगस्त को रहेगी। और कम से कम जो एटलीस्ट एक्सीड 25% से ज़्यादा आपका पैसा नहीं होगा एप्लीकेशन के ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर। किसी भी फॉर्म में आप पैसा मंगवा रहे हैं, किसी भी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रहे हैं, तो 25% से ज़्यादा आपका पैसा नहीं रहेगा। टेबल F सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अब्सेंस रहेगा। सिर्फ यही था हमारा 4th पॉइंट, टू मेक कॉल। इसी के साथ जो हमारे चारों ही पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने किया टू इश्यू प्रोस्पेक्टस, सेकंड हमने किया टू रिसीव एप्लीकेशन मनी, थर्ड हमने किया टू मेक अलॉटमेंट, जिसमें हम शेयर्स को अलॉट करते हैं, कैसा अलॉटमेंट करना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, सब कुछ डिस्कस किया हमने। फोर्थ पॉइंट हमारा टू मेक कॉल, तो ये डिस्कस किया कॉल लेटर के बारे में, कब कौन सा प्रोविज़न अप्लाई होगा। आई होप आपको पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसकी पिक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। उस ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ताकि आपको एज ए नोट्स इसको मिल जाए, क्योंकि बुक में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, हमने सिर्फ इसमें से मेन पार्ट उठा के आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको रीड करने में भी ईजी रहे और लर्निंग में भी ईजी रहे। विद एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं, और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।